हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स थी कि उसमें स्टडी करते हैं हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, उसकी स्टडी की थी। उसके बाद फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी। रेट ऑफ रिएक्शन को हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो स्पीड होती है रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन की, कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। तो हमने देखा था कि जहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में डिफ़ाइन कर रहे थे या तो रिएक्टेंट के टर्म में डिफ़ाइन कर रहे थे। तो रेट ऑफ रिएक्शन होती थी कि मोल्स कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स भी कह सकते हैं आप उसको, वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। एग्जाम में वेरिएबल भी पूछ के कह के आ सकता है कि व्हाट आर द मेन वेरिएबल्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो हमने बेसिकली स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि दो फेज क्लासिफिकेशन में केमिकल रिएक्शंस को, या तो होमोजीनियस बेस्ड ऑन द फेस ऑफ द रिएक्टेंट जो है हम लोग होमोजीनियस में डिवाइड करते हैं या हेट्रोजीनियस में कैटेगराइज करते हैं। तो जब होमोजीनियस रिएक्शन है, सिर्फ एक ही फेस है, तो ज़्यादा जो पैरामीटर्स होते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, वो टेम्परेचर जो है रिएक्शन मीडियम का, रिएक्टर के इनसाइड टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। तो कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। लेकिन जब हेट्रोजीनियस रिएक्शन की बात आती है, जहाँ पे एटलीस्ट दो फेजेस अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे जो है हम लोग को ये टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन तो अफेक्ट करती ही हैं। साथ में क्या होता है कि क्योंकि जैसे दो फेजेस हैं, मान लीजिए सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और गैस है। सॉलिड एक मान लीजिए कोल का पार्टिकल है, कोल है। अब यहाँ से गैसेस आ रही हैं, गैसेस आती हैं यहाँ से, अब इस पर रिएक्ट करती हैं। तो जब दो फेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे गैसियस फेज में, गैस फेज से ऑक्सीजन आ रही है और सॉलिड आपका पार्टिकल कैटलिस्ट है। तो जब दो फेजेस होती हैं तो एक और एक्स्ट्रा फेस बन जाती है, उसको जो है ना हम लोग इंटरफेस, आप कभी कभी इंटरफेस कहते हैं या कभी एक्स्ट्रा फेस, ये जो बन जाती है। तो अब जो गैस का पार्टिकल आ रहा था, आपकी एयर जो आ रही, ऑक्सीजन आ रही थी, अब पहले इसको ये जो लेयर, एक्स्ट्रा लेयर बनी ये वाली सॉलिड पार्टिकल के बाहर, अब उसको पहले इससे पास होना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो सॉलिड पार्टिकल्स के पास जाएगी और तब रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो जो ये एक स्टेप है, ये जो लेयर आपकी बनी, इस लेयर को जो आप इसको ऑक्सीजन को क्रॉस करना है, उस स्टेप को मास ट्रांसफ़र कहते हैं, मास ट्रांसफ़र। तो हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में जहाँ पे दो फेसेस इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे जो नॉर्मल पैरामीटर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वो तो अफेक्ट करेंगे ही। लेकिन इस हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में मास ट्रांसफ़र स्टेप एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, क्योंकि जब तक कांटेक्ट नहीं होगा, जब इस पे सॉलिड से जब ये गैसेस नहीं उसके सरफेस पे नहीं जाएंगे, तब तक रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जो एक फेस बन जाता है, एक लेयर बन जाती है इसके बीच, सॉलिड और गैस के एक्स्ट्रा लेयर, उसमें इसको पास करना पड़ता है, इसके थ्रू उसको पास करना पड़ता है। तो एक इसको मास ट्रांसफ़र का स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है। कभी कभी जो है किसी रिएक्शंस में, जैसे कोल है आपका, बर्न हो रहा है, कोल बर्न हो रहा है, तो बर्न होता है तो ऐशेज़ आ जाती हैं, बर्निंग, कोल की बर्निंग से ऐशेज़ आएंगी, ऐशेज़ जनरेट होती हैं। अब जो है पार्टिकल को, जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, अब उनको ऐश के थ्रू भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐश ऑलरेडी बर्न हो चुकी है, तो उस पर अब रिएक्शन नहीं होगी। जो कोल पार्टिकल बचे हुए हैं जिन पर रिएक्शन नहीं हुए, वो
उन पे पहुंचना पड़ेगा, उससे कांटेक्ट होना पड़ेगा, तब रिएक्शन होगी। तो वहाँ पे भी मास ट्रांसफ़र का स्टेप आ जाता है। कुछ रिएक्शंस जैसे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कंबशन ऑफ कोल ही है, जो कंबशन रिएक्शन होती हैं नॉर्मली एक्सोथर्मिक ही होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब रिएक्शंस के रिजल्ट में रिएक्शन जब हो रही है तो हीट जनरेट हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अब जब हीट जनरेट होती है तो उस हीट को रिमूव करना जो है वो नेसेसरी हो जाता है, अदरवाइज़ क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर हमको कम रखना पड़ता है। तो हीट जो जनरेट हो रही है अगर उसको हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे तो फिर टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हीट ट्रांसफ़र स्टेप भी एक हीट ट्रांसफ़र स्टेप जो है वो भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो जनरली हमने देखा कि जो होमोजीनियस रिएक्शंस हैं उसमें सिर्फ जो मेजर इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये अफेक्ट करते हैं मेनली रेट ऑफ रिएक्शंस को। लेकिन जो हेटेरोजीनियस सिस्टम्स हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा फेसेस इन्वॉल्व हैं वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ये तो इम्पैक्ट करते ही, अफेक्ट करते ही हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। लेकिन जो एक्स्ट्रा मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के जो स्टेप्स हैं यहाँ पे हमने देखे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। ये तो सिर्फ बात हुई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की इन पार्टिकुलर। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो इसकी स्टडी कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो है कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स में रेट ऑफ रिएक्शंस के एक्सप्रेशन डिराइव किए थे उसमें देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हम लोग किसी रिएक्टेंट के लिए लिख रहे थे तो क्या था, माइनस एक रिएक्शन आ रहा था dCA/dt और दूसरा एक्सप्रेशन लिख रहे थे हम लोग 1/V dNA/dt। तो यहाँ कंसंट्रेशन है, यहाँ मोल्स हैं। मोल्स भी एक फॉर्म क्यों वो बताते हैं ना कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो और हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का क्या होना ज़रूरी है, कोलिजन होना ज़रूरी है। तो अगर एक स्पेसिफिक स्पेस है, मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्टर एक फिक्स स्पेस है, उसमें रिएक्शन आप करा रहे हो। अब उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, तब आपकी रिएक्शन हो रही है। जैसे ही इसी स्पेस में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने का मतलब आपने क्या की कि कंसंट्रेशन जो है बढ़ा दी रिएक्टेंट की। तो अब क्या होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा कोलिजन होंगे तो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करोगे, आप कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ कर दोगे, जैसे आप रेट ऑफ कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट की इंक्रीज़ कर दोगे तो कोलिजन जो है ना ज़्यादा तेज़ होने लगेंगे, ज़्यादा जल्दी होने लगेंगे और ज़्यादा नंबर्स में होने लगेंगे। तो कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ हो जाता है एक जनरल टर्म में। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, लेकिन इन जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं कि जनरली क्या होता है। तो जनरली कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करोगे अगर आप रिएक्टेंट की, तो क्योंकि कोलिजन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसी रहेगी। तो कोलिजन ज़्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ऑर्डर अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ज़ीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमेशा ट्रू नहीं है कि कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इन जनरल, हम लोग इन जनरल पढ़ रहे हैं, तो इन जनरल अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि टेम्परेचर पे कैसा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी स्टडी जो है हम लोग पूरे कोर्स के दौरान पढ़ेंगे, कि डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे। लेकिन इन जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीफ में यहाँ पे। तो टेम्परेचर जो है, अब हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, कोलिजन से होती हैं। जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन के लिए उनके पास एनर्जी होना ज़रूरी है।
आपने टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ किया तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और एनर्जीज होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो मॉलिक्यूल्स की या रिएक्टेंट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो अब और वो फास्ट मूवमेंट करने लगेंगे, फास्ट तेज़ मूव करेंगे। तो कोलिजन जो पहले उसी पर्टिकुलर टाइम में कोलिजन हो रहे थे, अब नंबर ऑफ़ कोलिजन बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है कि टेम्परेचर जैसे ही आपने इंक्रीज़ किया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। रीज़न उसके पीछे क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जा रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो मूवमेंट उनका फास्ट होता जा रहा है। मूवमेंट फास्ट होगा तो फिर कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर का कैसा इम्पैक्ट रहता है। तो प्रेशर के इम्पैक्ट को हम लोग दो फॉर्म में पढ़ सकते हैं, दो उसके लिए। एक लिक्विड के लिए प्रेशर क्या होगा, लिक्विड के लिए कैसा इम्पैक्ट रहता है, और गैसेस के लिए कैसे इम्पैक्ट करता है प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शंस के। लिक्विड है, ये एक स्पेस था, ये पूरा कंटेनर था आपका। इसमें जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये कंटेनर है, इसमें कुछ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स रिएक्टेंट है, तो ये पूरे कंटेनर में मूव कर रहे हैं, कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं। लेकिन रिएक्शन कब होती है? जब कोलाइड वो आपस में करते हैं और कुछ एनर्जी के साथ, जो एक मिनिमम बैरियर है कि उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो कोलिजन ज़रूरी है, वो एनर्जी ज़रूरी है। अब हमने जैसे लिक्विड में प्रेशर, आपने जो है ना, हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो इनको मूवमेंट के लिए स्पेस इनका कम कर दिया हमने। तो जो पहले मूवमेंट कर रहे थे, पूरे रिएक्टर में मूव कर रहे थे, फिर कोलाइड वॉल से कर रहे थे, अब उनके लिए मूवमेंट के लिए स्पेस कम हो गई। जब मूवमेंट के लिए स्पेस कम हो गई तो आपस में कोलिजन उनका ज़्यादा हो जाएगा। जो पहले कोलिजन कम था वो कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा। तो लिक्विड के केसेस में, अगर आप लिक्विड या गैसेस के केसेस में जब आप नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर है, जैसे एक रिएक्शन हुई तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, अगर दोनों के मोल्स, इधर जितने मोल हैं उतने मोल हैं, उधर प्रोडक्ट के भी मोल हैं, तो सेम है, तो आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो। तो क्योंकि मोल्स तो फिक्स हैं, पार्टिकल फिक्स हैं, पार्टिकल्स आप मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेस उनके लिए कम कर दे रहे हैं। स्पेस जब आप कम कर दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन गैसेस के केस में क्या हुआ, जब नंबर ऑफ़ मोल चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि N2 एक रिएक्टेंट है प्लस 3H2 हम लोग पढ़ते हैं, गिव्स 2NH3, अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। यहाँ पे कितना मोल है? 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। तो रिएक्टेंट के कितने मोल हैं आपके? टोटल रिएक्टेंट के हैं आपके 1 + 3 = 4 मोल्स हैं। और प्रोडक्ट साइड कितने मोल हैं? 2 मोल है, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। तो गैस फेज रिएक्शन अगर है और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स के मोल कम हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जनरली जो हम लोग अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है। अगर यही रिवर्स हो जाए कि रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हो जाए, तो फिर प्रेशर अगर हम लोग कम रखेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगी। तो ये हमने प्रेशर का इम्पैक्ट पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ़ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो है ना, आयनिक जो है, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट हैं, जो क्योंकि एक रिएक्शन होती है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, नए बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं, चाहे आयनिक हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड्स हो। तो अगर जब आयनिक है आपका, आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl, जैसे NaCl + AgNO3 है आपका, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये Na सोडियम और क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड जो है ना, इस टाइप की रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं।
तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर रिएक्टेंट आपका आयनिक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा तेज़ होंगे। अगर वही कोवैलेंट है तो इसका मतलब हुआ कि जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है, ये वाला जैसे नाइट्रोजन का था, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इसके साथ बनाता है। तो आप इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, आप एनर्जी दोगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर आपके जब रिएक्शन के बाद 2NH3 बनता है तो नाइट्रोजन से अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड का ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कोवैलेंट अगर हैं आपके रिएक्टेंट जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इन कंपैरिजन टू द आयनिक रिएक्शन स्लो होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है नेचर पे भी। अब क्या है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर रिएक्टेंट कैसे हैं, होमोजीनियस मतलब एक ही फेज़ में है। जब एक ही फेज़ में है तो हम लोग जानते हैं कि जब एक ही फेज़ में है तो उनके लिए एक्स्ट्रा मास ट्रांसफ़र स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है। मास ट्रांसफ़र स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो इन कंपैरिजन टू हेट्रोजीनियस जो है वो रिएक्शन होमोजीनियस की रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की, जब कोई रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर नया प्रोडक्ट स्टेबल है रिएक्टेंट से ज़्यादा, क्योंकि रिएक्टेंट की भी अपनी कोई स्टेबिलिटी रही होगी, क्योंकि कंपाउंड वो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे, एक बॉन्ड बने होंगे तो एक स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमने बनाया रिएक्टेंट से, चाहे हीट देके, चाहे कंबाइन करके, चाहे आइसोमराइज करके उनके, तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। अब यही स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट का देखें तो इसका उल्टा होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जानी चाहिए, क्योंकि एक स्टेबल प्रोडक्ट को आप फिर ब्रेक करके दूसरा एक स्टेबल प्रोडक्ट ही है, रिएक्टेंट भी एक ही प्रोडक्ट है। तो एक मान लीजिए स्टेबल रिएक्टेंट है, उसको आप हीट दोगे या कोई और कंडीशंस लगाओगे, कैटलिस्ट टेम्परेचर प्रेशर देंगे आप, तो एक रिएक्शन होगी। तो अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रिवर्स होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपका रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, और रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, तो बहुत तेज़ होगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, और जो रिएक्टेंट हैं आपके रिएक्टेंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, स्टेबिलिटी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट का हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इम्पैक्ट करता है। फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, जैसे फिज़िकल स्टेट में उनकी कंडीशन क्या है, सॉलिड में होंगे या लिक्विड में होंगे या गैसेस में होंगे, क्योंकि रिएक्शन कैसे होती है, कोलिजन से होती है। कोलिजन किस पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा है और एनर्जी उनके पास कितनी है। तो जो गैसेस होते हैं हम लोग जानते हैं गैसेस में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड द सॉलिड्स। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो गैसेस का ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर लिक्विड। और सबसे कम मूवमेंट कितनी होती, किस फेज में होती है, किस स्टेट में होती है, सॉलिड में। तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा सबसे कम किसके लिए होगा, सॉलिड्स के लिए होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है जो इसको इम्पैक्ट करता है, तो वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे इंक्रीज़ करते है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को वो कम कर देता है। इसका मतलब वो एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की, एक हमें यहाँ से ए से सी पहुँचना है,
ए से सी पहुंचना एक रास्ता है कि आप ऐसे आए फिर यहाँ से आए, तो आपने डिस्टेंस ये ट्रेवल की। लेकिन अगर एक शॉर्टकट अगर आपको मिल जाए तो शॉर्टकट आपने ये वाला यूज़ कर लिया, तो ये अब डिस्टेंस अब जो है ना ए प्लस बी के कंपेरिजन में जो सी की डिस्टेंस होगी, ए प्लस बी के कंपेरिजन में जो आपका सी है इसकी डिस्टेंस कम होगी। तो ये जो कैटलिस्ट है आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम कर देता है। तो कैटलिस्ट जो है ना एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग देखेंगे कि क्या अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन जो होती है किससे होती है, कोलिजन से होती है। कोलिजन का मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कांटेक्ट में आता है। जब कांटेक्ट में आता है तो फिर उसके सरफेस पे अटैच होता है, फिर रिएक्शन होती है, फिर डिटैच होता है। तो अगर सरफेस एरिया मान लीजिए एक ऐसा क्यूब है, ये केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल नहीं है, एक फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है। आप ये क्या है, ये आपका शुगर क्यूब है, ये शुगर का क्रिस्टल है, चीनी का क्रिस्टल है, एक ऐसा है। आपने इसको क्या किया, आपने ग्लास है, ग्लास में वाटर भरा हुआ है, ये ग्लास है, ग्लास में वाटर है, आप इसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी देर में ये डिज़ोल्व हो जा रहा है। मान लीजिए कि 5 मिनट्स लगे। अब इस वक्त इसका सरफेस एरिया क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया है वहीं पे वाटर उससे कांटेक्ट करेगा, वहीं पे रिएक्शन होगी। लेकिन आप क्या करो कि आप इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दोगे। यही जो आपका क्यूब है इसको आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो अब देखिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया अभी उसको क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था। अगर ये क्यूब का हम लोग 3D डायग्राम देख लें, ये है, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये वाला, ये सरफेस एरिया वो अंदर जो एक्सटर्नल है, तो ये सरफेस एरिया बाहर का मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक किया तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया तो अब जो क्योंकि 2 रिएक्टेंट मिल रहे थे तभी रिएक्शन हो रही थी, तो जो वाटर अब पहले रिएक्शन कर रहा था सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस कर रहा था, अब जो है ना क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब इधर भी इस वाले भी जो ये सरफेस एरिया एक्स्ट्रा अवेलेबल हो गए, सरफेस एरिया अवेलेबल हो गए तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो सरफेस एरिया पे किस तरह डिपेंड करता है कि जो अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया पे इस तरह डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। इसीलिए कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का रोल आता है, जो एक इस कैटलिस्ट होते हैं 1 ग्राम जो कैटलिस्ट है आपका, यूजुअली जो सरफेस एरिया किसका सबसे ज़्यादा होता है, स्फेयर का। लेकिन जो है स्फेरिकल कैटलिस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, एग्जैक्ट स्फेरिकल। तो हम लोग जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो सिलेंड्रिकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, सिलेंडर फॉर्म में होता है कैटलिस्ट। जो 1 ग्राम कैटलिस्ट होता है उसका सरफेस एरिया, जस्ट फॉर डिस्कशन हम लोग करेंगे, लगभग मतलब डिपेंड करता है हर टाइप के कैटलिस्ट पे, लेकिन मान लीजिए कि 3000 से 5000 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। 1 ग्राम कितना छोटी क्वांटिटी है, 1 ग्राम अगर आप लेंगे आप कैटलिस्ट तो उसका कितना ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है, 3000 टू 5000 मीटर स्क्वायर मीटर। अब ये नंबर यहाँ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर आप फुटबॉल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कभी फुटबॉल देखते हैं कि फ़ुटबॉल की फील्ड कितनी होती है, इतनी बड़ी जैसे फील्ड होती है, उसकी लेंथ अगर अज्यूम कर लीजिए कि एक 90 मीटर है और विड्थ उसकी जो है ये वाली 45 या 50 मीटर मान लीजिए, 50 मीटर ही अगर मान लेते हैं, 45 के आसपास होती है, तो एरिया इसका कितना आ जाता है, एरिया आ जाएगा 90 इंटू 50 मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 9×5 जा 45, तो 4500 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होता है। तो 1 ग्राम जब आप कैटलिस्ट आप लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं, तो एक उस सरफेस एरिया कितना वो प्रोवाइड करता है, एक फुटबॉल फील्ड के बराबर वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो उससे सोच लीजिए कि एक छोटा सा पार्टिकल 1 ग्राम कितना कम वेट है, लेकिन जब उसमें सरफेस एरिया की बात करते हैं जहाँ पे रिएक्शन होती हैं तो फुटबॉल के फील्ड के बराबर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है।
तो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिएक्शन कैसी है, सॉलिड फेज में हो रही है, गैसियस फेज में हो रही है, या आपकी लिक्विड फेज में हो रही है। तो नेचर ऑफ रिएक्शंस पे भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे होंगे। और रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र पे भी डिपेंड करता है। अभी हमने जब हेट्रोजीनियस रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जैसे ही आप इंक्रीज़ करोगे, जैसे ही आप मास ट्रांसफ़र का स्टेप आएगा, अगर मास ट्रांसफ़र फास्ट नहीं हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कम हो जाएगी। जहाँ पे भी मास ट्रांसफ़र के स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे जो है रेट ऑफ रिएक्शंस आपकी डिक्रीज़ हो जाएंगी इन कंपैरिजन टू दैट रिएक्शंस वेयर जो है आपका मास ट्रांसफ़र का स्टेप नहीं इन्वॉल्व है। इसी तरह हीट ट्रांसफ़र के भी जो स्टेप्स हैं अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस आपकी जो है कम हो जाएंगे, अगर हीट रिमूवल प्रॉपर नहीं है तो आपका। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जस्ट हम लोगों ने जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनको देखे हैं। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं अगर बुक्स में कहीं दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 9 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। तो जस्ट एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो 3 है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और कंसंट्रेशन है। तीनों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन कम है, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन के किस ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। वो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट लाइकली, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहला था कंसंट्रेशन। जैसे हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ किया, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गई। फिर क्या था, टेम्परेचर था। जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो कोलिजन इंक्रीज़ हो गए, काइनेटिक एनर्जी मिली मॉलिक्यूल्स को, तो ज़्यादा तेज़ मूव करने लगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड या पर मिनट जिस मीटर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो इंक्रीज़ हो गया। वो इंक्रीज़ हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गई। प्रेशर का इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि 2 तरीके से हो रहा था। एक, जब नंबर ऑफ़ मोल्स जो गैसियस फेज में चेंज हो रहे थे, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन जब प्रेशर, जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं चेंज नहीं हो रहे हैं, रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उतने ही प्रोडक्ट के हैं, तो आप जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे थे तो आप स्पेस उनके लिए कम कर दे रहे थे, स्पेस कम कर दे रहे थे मूवमेंट का, तो कोलिजन ज़्यादा हो जा रहा था। कोलिजन ज़्यादा होएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, आयनिक रिएक्टेंट जो होते हैं वो बहुत, क्योंकि उनके बॉन्ड जो है ना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। कोवैलेंट की रेट ऑफ रिएक्शन इन कंपैरिजन टू आयनिक रिएक्शन कम होती है, क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उनको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए कोवैलेंट, ऐसे रिएक्टेंट जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक के कंपैरिजन में कम होता है। होमोजीनियस में हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रेडली अवेलेबल होते हैं रिएक्शन करने के लिए। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के भी स्टेप्स आ जाते हैं वहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिज़िकल स्टेट जानते हैं कि गैसेस फेज में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रैंडम मोशन करते रहते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है उनके पास, तो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन ज़्यादा होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, वही उसका पर्पज़ ही होता है। तो अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट जब कैसे रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के सरफेस पर जाकर अटैच होता है, रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है, फिर डिटैचमेंट होता है, प्रोडक्ट वहाँ से डिटैच होता है। तो सरफेस जितना ज़्यादा अवेलेबल है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। नेचर ऑफ रिएक्शंस
ये था कि किस फॉर्म में हो रही हैं, सॉलिड फॉर्म में है, पूरे लिक्विड में है, गैसियस फॉर्म में है, उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। फिर रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र है कि अगर मास ट्रांसफ़र बहुत अच्छा है, 2 रिएक्शन हो रही हैं, एक में मास ट्रांसफ़र का स्टेप में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मास ट्रांसफ़र उतना प्रॉपर नहीं है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। और दूसरे ही रिएक्शन में अगर मास ट्रांसफ़र प्रॉपर हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा तेज़ होगी। तो ये यही कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। आज इसको हम लोगों ने ब्रीफ में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे।